बच्चों के हाल चाल है, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और सबसे बढ़कर कि आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग ये सिलसिला शुरू हो चुका है 11th क्लास का। तो अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि त्रुटि विश्लेषण ना, एरर मेजरमेंट, इंग्लिश में कहते हैं इसको एरर मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट, है ना, कि मापन में हमारी क्या त्रुटियां हो सकती हैं। तो सीरीज बस सबसे पहली बात ये समझने की है, या इसको नोट कर लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में, कि फिजिक्स में या इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो भी हम मेजरमेंट करेंगे ना, किसी चीज को तौलेंगे, किसी चीज को नापेंगे, कुछ भी करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, मापन कर रहे हैं, जो चैप्टर भी हम मापन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता अगर किसी की लेंथ अगर 14.15 सेंटीमीटर है। इस तरह समझो इस बात को, या मीटर है, जो भी तुम एग्जैक्टली जो उसकी ट्रू वैल्यू है, जो सचमुच का है, वो है ना, वास्तविक मान जिसका वो है, आप उसको बिल्कुल वैसा नहीं नाप सकते। कोई इंस्ट्रूमेंट जो है दुनिया में ऐसा बना ही नहीं है कि हम एकदम एग्जैक्ट नाप सके। तो हम क्या कर सकते हैं कि कोशिश कर सकते हैं कि क्या नाम है, अच्छे से अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनाए, अच्छे से अच्छा क्या नाम है, अल्पतमांक वाला जो लीज काउंट है हमारा, वो कम से कम रखें, मतलब तो उससे क्या होगा कि बहुत करीब पहुंच जाएंगे, इसके बहुत करीब पहुंच जाएंगे। सारी बातों का ध्यान रखें, प्रयोग करते समय जो है, एक्सपेरिमेंट करते समय देखें हवा तो नहीं चल रही है, या मैं सही देख रहा हूं कि नहीं, है ना। अगर मान लो कि मेजरमेंट ही मैंने तुमने सही लिया, तुम देख सही नहीं रहे हो, ये तुम्हारी पर्सनल एरर है ना, व्यक्तिगत त्रुटि। तो पहले पहले मैं समझते हैं कि त्रुटि क्या है, ये बात आ रही समझ में। तो ये मतलब कि मापने में जो वास्तविक मान होता है, मतलब इस पेन का जो वास्तविक है, और जब तुम इसे नापने जाओगे तो पक्का मतलब इससे डिफरेंट आएगा तुम्हारा, कुछ 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 इससे भिन्न आएगा। या 10 लोग नापेंगे तो अलग अलग बताएंगे, वो अलग अलग बताएंगे कि नहीं इसकी कोई कहेगा 14.12, कोई कहेगा 14.14.125, कोई कहेगा 14.120, कोई कहेगा 14.2 बोल देगा। तो इस तरह की गलतियां होती हैं, ह्यूमन एरर है, ये मानवीय गलतियां हैं, जो इसको पूरी तरीके से रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। पूरी तरीके से तो नहीं हटा सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। तो उसी वही कोशिश हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आओ, तो कह रहे किसी राशि के वास्तविक मान, वास्तविक मान का होता है ट्रू वैल्यू। वास्तविक मान और मापे गए मान, प्रेक्षित मान है, इसको प्रेक्षित मान लिख लेना। मापे गए मान से अच्छा ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये भी लिख सकते हो, लेकिन ठीक है, ज्यादा शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे। प्रेक्षित मान, तो इसको बोलते हैं, प्रेक्षित मान होता है तुम्हारा मेजर्ड वैल्यू। क्या होता है तुम्हारा? और ये क्या था? ट्रू वैल्यू था। ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, वास्तविक मान ना। तो गलती होगी, ये तो बहुत कॉमन सेंस है, कोई ऐसे ना, इसमें कोई ना बड़ी मैथ्स है ना बड़ी फिजिक्स है, गलती तो होगी। मतलब जो एग्जैक्टली इसकी जो लंबाई है और इसके नापने में जो गलती हुई, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, ठीक। तो त्रुटि क्या है तुम्हारा? वास्तविक मान माइनस माइनस प्रेक्षित मान, जो तुमने सच में क्या नाम है तुमने मापा है, तो गलती आती है, ठीक। अब हम लोग आते हैं कि त्रुटियां कितनी प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है। तो मेनली मुख्य तौर पे मुख्य तौर पे मैं कह रहा हूं, दो भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो त्रुटियों प्रकार देख लो। एक है क्रमबद्ध त्रुटियां, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक एरर है ये। और ये वाली जो है यादृच्छिक जो है, ये है तुम्हारी रैंडम एरर, है ना। तो ये तुम्हारी है सिस्टमैटिक एरर।
ये तुम्हारी है रैंडम एरर। ठीक, तो इसको समझना पहले। तो क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती हैं? क्रमबद्ध का मतलब है कि सिस्टमेटिक है, सिस्टम से भाई, कोई चीज सिस्टम से है। जैसे आपके घर में घड़ी है, हम लोग सभी करते हैं ना, घड़ी ज्यादातर अपने इंडिया में थोड़ा बढ़ा के रखते हैं ताकि अच्छा ये दैट्स वर्क एंड ये काम भी करता है कि आप समय से समय पे जगह पे पहुंच जाते हैं, है ना। तो हम लोग तेज चलाते हैं। तो अगर 4:05 हो रहा है, इसका मतलब है 4 है। तो अगर कोई 4:05 बोल रहा है, इसका मतलब है कि वो गलत बोल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 5 मिनट उसमें से माइनस कर दूंगा ना। तो क्या नाम है, क्योंकि मैं बोलूंगा कि ये रॉन्ग है, मतलब कि 4-5 मिनट तेज चल रही है, तो हम लोग उसमें माइनस कर देंगे। और अगर मान लो स्लो कर दिया तो तुम प्लस कर दोगे ना, सिस्टम से है। लेकिन चाहे इस तरफ से, चाहे घड़ी तेज चले, चाहे घड़ी क्या चले, चाहे घड़ी स्लो चले, तो अगर तेज चलेगी तो तेजी चलेगी और स्लो चलेगी तो स्लो चलेगी, या तो पॉजिटिव या निगेटिव। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। घड़ी एक ही टाइम पे तेज या धीमी नहीं चल सकती। बात क्लियर है? तो तुम्हें मालूम होगा कि हर बार जब भी मैं टाइम बताऊंगा तो 5 मिनट माइनस कर दूंगा, क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, मतलब उसमें तुम करेक्शन भी कर सकते हो। तो सिस्टमेटिक जो त्रुटियां होती हैं, पहले तो इसका रीजन हमें मालूम होता है। अच्छा, पहले इसकी टाइप्स बता लेते हैं, फिर दूसरे जो क्या नाम है शीट पे हम लोग पीपीटी के, उसको दूसरी तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसको पहले नोट कर लो तुम लोग। यंत्रगत त्रुटियां देखेंगे हम लोग कि अब हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसी में कोई गड़बड़ी है, मतलब वो कहीं वॉर्न आउट हो गया, कहीं पे मतलब घिस गया है, स्केल तुम्हारी क्या नाम है टूट गई है, या गर्मी के दिनों में अगर मेटल की स्केल है तुम्हारी फैलती है, बहुत ज्यादा इंटेंस हीट जैसे आजकल पड़ रही, मान लो 47 डिग्री 48 डिग्री चला जाता है बहुत जगह। तो वहां पे क्या होता है, मेटल की, धातु की, ये क्या नाम है एक जैसे कहते हैं कि प्रॉपर्टी होती है कि वो गर्मी पाने फैलती है। अभी हम लोग हीट में पढ़ेंगे, उष्मा में, ठीक है, उष्मा में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, तो अब ये स्केल है तुम्हारी, ये स्केल है तुम्हारी, अगर वही फैल गई तो अब वो तो गलत मेजरमेंट लेगी ना। लेकिन कितनी फैली तुम्हें मालूम है, कितनी फैली है वो तुम्हें मालूम है, वो आप लोगों को मालूम है, तो उसको हम लोग सही कर सकते हैं, दिख रहा है हमें। तो यंत्र में कमी थी, या यंत्र में क्या था तुम्हारा कि जो जीरो की सेटिंग होती है ना, जैसे वर्नियर कैलिपर में तुम्हारी 2 स्केल होती हैं, वर्नियर स्केल और मेन स्केल होती है ना। अभी आगे हम लोग इसके बाद क्या नाम वही आने वाला है, 2 लेक्चर्स के बाद, 1-2 लेक्चर्स के बाद, इसके बाद। हाँ, तो अब वहां पे जो जीरो होता है बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। अब वही आगे पीछे है, तो इसका मतलब है कि जो क्या नाम है फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें वो गलत होगा। लेकिन तुम्हें मालूम है कितना आगे पीछे है, तो उस हिसाब से कर लेंगे माइनस प्लस। ठीक, ये मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। कह रहा प्रायोगिक तकनीक कार्य विधि में अपूर्णता, ये सब है आगे डिटेल में इस पूरी पीपीटी में पूरा लिखा हुआ है, टेंशन मत लो। व्यक्तिगत अपनी पर्सनल त्रुटियां हम लोग कर सकते हैं, देखने में गलती कर रहे हैं, हमारी खुद की गलती है, सही जगह से देख नहीं रहे हैं, बात आ रही समझ में, इस तरह से। बाह्य कारणों से त्रुटियां, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब भी अगर क्रमबद्ध तरीके से मुझे मालूम है कि हाँ इतना इतना फ्लक्चुएट हो, उसकी वजह से कुछ गलतियां आ जाती हैं, तो वो सब चीजें। एक लीस्ट काउंट एरर होता है तुम्हारा। ठीक, चलो आज को समझते हैं पहले। तो हमने कहा कि 2 हैं, देखो एरर जो है या त्रुटि, क्या है, क्रमबद्ध ना, और दूसरा क्या है, यादृच्छिक। क्रमबद्ध सिस्टमेटिक, तो सिस्टमेटिक है ये रैंडम। बात आ रही समझ? मेनली इसी में कैटेगराइज किया जा सकता है, इन्हीं में हम विभक्त कर सकते हैं। जो बात आओ जो बातें कर पहले समझ ले। सिस्टमेटिक एरर को मैं कह सकता हूं कि इसमें ये लॉजिकल एरर है, मतलब मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि इसमें कुछ लॉजिक है, मतलब कुछ तर्क वाली,
त्रुटि है। मतलब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे हो रही है और कैसे हटाया जा सकता है ये बात, ठीक। तो ये सिस्टम के अंदर से ही आती है, मतलब जो हमारा सिस्टम चल रहा होता है सिस्टम के भीतर से। इसका कारण हमें पता होता है, कारण क्या होता है, ज्ञात होता है, इसका कारण पूर्णतः ज्ञात होता है। कारण क्या होता है, ज्ञात होता है, ठीक है। और इसको बहुत हम मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब त्रुटियां को हटाया जा सकता है ना, दूर किया जा सकता है, सिस्टमेटिक को दूर किया जा सकता है। तो एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही है, क्या कहेंगे उसको, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, जो बन के वो आई है उसी में डिफेक्ट है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, अपूर्णता। डिफेक्ट है, समझ रहे हैं ना, अपूर्ण मतलब वो टूटी हुई है, सही बनी ही नहीं, अपूर्णता है उसमें, ठीक। या इसको लिखेंगे अपूर्ण बनावट। रैंडम जो एरर होते हैं, रैंडम एरर का कारण पता नहीं होता, कारण पता नहीं होता। सही है। हट जा रहा हूं। अब यहां पे देखो जरा, ये उसी उसी उस पे चल रहे हैं हम लोग। तो इन सब क्या नाम है, जो त्रुटियां होती हैं उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं एक हद तक ना, पूरी तरीके से हटाना संभव नहीं होता है। बात क्लियर। तो अब देखो, इसको मैं समझाने की क्या नाम है, समझाऊंगा तुम्हें बहुत अच्छे से। जैसे सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक या क्रमबद्ध को देखो, और यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा, याद्र, सॉरी, इस यहाँ पे रैंडम। तो देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ तुम लोगों को। देखो जैसे ये कह रहा है, जैसे मान लो मैंने एक एरो वाला क्या नाम है वो खेल रहा हूं मैं, गेम खेल रहा हूँ ना, एकदम एकदम सेंटर में मारते हैं, तो जो सेंटर पे है, केंद्र पे है, जो केंद्र पे मैंने वैल्यू ली है वो मेरा वास्तविक मान है, ट्रू वैल्यू है ना। यहाँ पे मैंने वास्तविक मान लिया, वास्तविक मान लिया, या इसको ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हो। बात आ रही समझ में। तो अब मैंने रीडिंग ली, मैंने मापन किया, है ना। अब वो सब क्या आ रहे हैं, वो एक क्लस्टर बना के आ रहे हैं, मान लो। मान तुम्हारा
मान तुम्हारा जो, अब तुम्हारा ये क्या आ रहा है, तुम्हारा प्रेक्षित मान आ रहा है, इधर क्या आ रहा है तुम्हारा प्रेक्षित मान आ रहा है, इस साइड क्या आ रहा है तुम्हारा हरा वाला, क्या है तुम्हारा प्रेक्षित मान है, जो तुम्हारा जो तुमने रीडिंग ली है वो वाला मान है, ठीक है। तो ट्रू वैल्यू से देखो दूर आ रहा है, ट्रू वैल्यू से दूर आ रहा है, मतलब उसके आसपास नहीं आ रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि गलती हो रही है, लेकिन जो गलती हो रही है वो सिस्टमेटिक हो रही है। तुम देखो जितनी भी तुमने रीडिंग ली ना, जितनी भी तुमने रीडिंग ली वो आपस में आसपास है, मतलब एक तरह की ही गलती हो रही है। मतलब अगर 0.5 मिलीमीटर अगर सब दूर आ रहा है ना एक तरीके से, बहुत ज्यादा बारीकी से आसपास है। बात आ रही समझ में? ये ऐसे हो रहा होगा 3.25 सेंटीमीटर, तो एक होगा 3.248 सेंटीमीटर, एक होगा 3.26 मिलीमीटर सॉरी 3.24 मिलीमीटर, तो एक होगा 3.238 मिलीमीटर, एक होगा 3.41 मिलीमीटर। बात आ रही समझ? मतलब ये आपस में बहुत ज्यादा क्लोज है। तो एक सिस्टम से मतलब तुम जो निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा तो सेंटर पे तो नहीं लग रहा है, लेकिन मतलब बिल्कुल सेंटर से तुम कह सकते हो कि ऑलमोस्ट एक ही जगह पे मार रहे हो तुम। सिस्टम से है, सिस्टमेटिक एरर है। तुम कह सकते हो कि यहाँ पर्टिकुलर इतनी दूर पे आ रहा है सब, ठीक है ना। अब वहां पे थोड़ा बहुत तो मतलब डिफरेंस तो आएगा ही। अलग अलग जितनी बार मारोगे, कभी यहाँ पे लगा कभी यहाँ पे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे लगा फिर यहाँ पे लगा फिर यहाँ पे लगा, वो तो रैंडम एरर हो जाती है। बात आ रही समझ में? जो कहीं पर भी लगे। अब रैंडम एरर देखो, यहाँ पे तुम्हारा वास्तविक मान है जो कि तुमने कहा ट्रू वैल्यू है। अब यहाँ पे इससे तुम्हें एकदम समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो तुम प्रेक्षित मान लोगे, या जो तुम्हारा क्या नाम है, हाँ, जो तुम मेजर कर रहे हो, मेजर वैल्यू ना, तुमने मेजर किया फिर मेजर किया फिर मेजर किया, तो हर बार कुछ भी मतलब कहीं भी आ रहा है, कोई सिस्टम से नहीं है, सिस्टम से नहीं, कहीं भी आ जा रहा है, कभी इस दूरी पे कभी इधर, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, को समझ ही भी नहीं आ रहा। और सिस्टमेटिक एरर जो होती है एक ही तरफ होगी, एक ही तरफ होगी। मतलब घड़ी या तो क्या होगी 5 मिनट लेट होगी या 5 मिनट धीरे होगी। बात आ रही समझ में? उसको तुम सही भी कर सकते हो। जैसे कोई तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारी घड़ी अगर 5 मिनट तेज चल रही है, तो कहेगा, कोई कहेगा कि 4 बज के क्या नाम है 5 मिनट हुए हैं, तो तुम उसे करेक्ट कर दोगे। तुम कहोगे नहीं नहीं, आप त्रुटि कर रहे हैं मापन में, आप 4 बज रहा है, 5 को घटा दीजिए वहां पे। क्लियर है ना ये चीज? तो ये जो तुम्हारा है ये यादृच्छिक त्रुटि हो जाएगा। सॉरी, ये कहीं भी आ रहा है, और ये सिस्टम से दूरी पे आ रहा है, सिस्टमेटिक वे से आ रहा है, ठीक है। इसको नोट कर लो, इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो रैंडम एरर भी समझ में आ गया होगा कि जिसके कारणों का पता नहीं होता है। बात आ रही समझ में? तो आओ उसको क्या नाम है, उसको डिटेल में, सिस्टमेटिक एरर को, क्रमबद्ध त्रुटियों को देख लेते हैं कैसे कैसे होती है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो ये तुम्हारी यंत्रगत त्रुटियां, कौन सी त्रुटि है तुम्हारी? ये इंस्ट्रूमेंटल एरर। या त्रुटि माप उपकरण के अपूर्ण डिजाइन या निर्माण या अंशांकन के कारण होती है। उदाहरण के तौर पर मीटर स्केल के एक सिरे पर घिसा हो सकता है। तो ये क्या चीज है? जैसे मान लो कि मीटर स्केल ये सच में 100 सेंटीमीटर का था,
अब किसी वजह से बहुत दिन तक रखी हुई थी या कुछ ऐसा हुआ कि उसमें घिसाव पैदा हो गया ना, उसमें घिसाव पैदा हो गया, मतलब कि वो जो है इतना पार्ट आप उड़ा दे रहे हो उसमें। मान लो 1 सेंटीमीटर तुमने उड़ा दिया तो 90, असल में ये 99, लेकिन इसको तुम 99 सेंटीमीटर को 99 सेंटीमीटर को तुम मान रहे हो कि 100 सेंटीमीटर है ना। ये क्या हो गई, शॉर्ट हो गई, पहले से छोटी हो गई। इसका मतलब जिस चीज पे तुम नापोगे तो तुम गलत बताओगे, मतलब वो 1 मीटर होगी नहीं 100 सेंटीमीटर, लेकिन तुम क्या करोगे उसको बता दोगे। बात आ रही समझ में? जैसे ये मान लो 1 सेंटीमीटर है नहीं, 1 मीटर है नहीं, लेकिन इस पे तुम रख के, क्योंकि ये तुम्हारी छोटी हो गई ना, तो छोटी को ही बड़ी कर देगा, वो छोटी को ही बड़ी कर देगा, तो ये एरर आ रही है, तो उसको फिर बाद में हम जाके सही कर देंगे, ठीक है। जब हमें मालूम ही चलेगा कि अरे ये मतलब 99 सेंटीमीटर है, जबकि मैं इसको 100 सेंटीमीटर समझ रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर ज्यादा समझ रहा हूँ। क्लियर है ना? ठीक। तो अगर जैसे अब कोई कपड़ा है, वो सच का 100 सेंटीमीटर का है, या कोई लेंथ है 100 सेंटीमीटर की, बात आ रही समझ में? 100 सेंटीमीटर की लेंथ है, तो अगर ये जाता, ये जो वास्तविक वाली थी, ट्रू वाली, ये जाता तो एकदम सही करेक्शन बताता ना। ये जाएगा तो ये तो रखेगा 99 पर, लेकिन बताएगा कि एक 100 सेंटीमीटर नापा है मैंने, मतलब कि 100, मतलब पूरा नहीं नापाएगा, इतना छोड़ दिया मैंने, इतना छोड़ दिया ना, देखो इतनी त्रुटि कर रहा है। इसको इसने लिया है, इसको ऐसे देख रहा है, इसको ये लिया है इसने 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर की तरह देख रहा है उसको। बात आ रही समझ में? इसका मतलब है कि इसको इतना नापने के लिए और आगे जाएगा, और आगे जाएगा, ठीक है, और आगे जाएगा, अपने हिसाब से ये बताएगा कि 101 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है तुम्हें बाद में जाके माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह की दूसरे केस में तुम्हें प्लस भी करना पड़ेगा, ठीक। जब स्केल तुम्हारी क्या नाम है, अगर गर्मी के कारण फैल जाए, ठीक, इतने से समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये कॉमन सेंस चीज है, ना कोई बहुत बड़ी फिजिक्स है इसमें, ना कोई मैथ्स है कि हाँ कि सर अगर मैंने स्केल ही गलत ले ली कि ये तो क्या नाम है 99 सेंटीमीटर की, मैं इसको 100 सेंटीमीटर की समझ रहा हूँ। स्केल ही छोटी है तुम्हारी, स्केल छोटी है, जब कदम छोटे हैं तो ज्यादा चलेंगे फिर नापने के लिए, कदम जब छोटे हो गए तो ज्यादा चलेंगे ना, फिर अब वो क्या करेगा, यहीं पे छोटे में सिकुड़ जाएगा, छोटे में सिकुड़ जाएगा, तो और नापेगा फिर, तो ज्यादा बताएगा, मेजरमेंट को ज्यादा बताएगा, तो तुम्हें वहां पे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। नोट कर लो। ठीक, एक तुम्हारी इसमें शून्य, जीरो एरर वाली त्रुटि होती है, शून्य के सही से, शून्य त्रुटि जो होती है शून्य के सही से सेट ना होने पर, जैसे मैं कहूं कि तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है ना,
तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जब तुम दुकानदार के पास जाओ तो वहां पे 0.00 लिखा होना चाहिए ना, ग्राम या केजी, ग्राम जो भी है, मतलब ग्राम जो भी। तो लेकिन ऐसा ना हो के मान लो इसमें कुछ कमी है, इसकी सेटिंग में कुछ कमी है, 0 एरर है इसमें, उसका 0 सेट नहीं है, 0.02 ग्राम पहले ही बता रहा है वो, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, पहले ही आधा किलो बता दिया, पहले ही आधा किलो बता दिया, तुम सब्जी लेने गए, ठीक है, तो अब जब तुम 1 किलो मांगोगे उससे, तो वो तुम्हें सब्जी वाला 1.5 किलो बताएगा, तुम क्या करोगे, फिर कहेगा भैया तुम्हारा तराजू गलत बता रहा था, आधा किलो इसमें से निकालिए आप, है ना, तो एरर को तुमने हटा दिया वहां से, क्योंकि सिस्टम से है, क्रमबद्ध तरीके से, तुम्हें मालूम है तराजू उसका पहले ही से ऐसे था, या पहली भारी था तुम्हारा, पहले ही तुम्हारा दिखा रहा है, बात आ रही समझ में। अब मान लो तुमने कोई चीज तौली, तुमने इस पे कोई चीज तौली, तौलने के बाद अब वो क्या रीडिंग दे रहा है, जो रीडिंग कितनी दे रहा है, तौलने के बाद रीडिंग कितनी दे रहा है, 0.08 ग्राम दे रहा है, मान लो बहुत छोटा सा कोई कण है, थोड़ा छोटा सा पार्टिकल टाइप का, समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, 0.08 ग्राम। तो इसका मतलब है कि इसका जो वास्तविक मान होगा ना, जो वास्तविक मान होगा इस वस्तु का, जो वो होगा वास्तविक, जो वास्तविक मान होगा, वो तुम क्या कहोगे, ये कॉमन सेंस निकल रहा है, ये हमारे कॉमन सेंस निकल रहा है ना, वो कैसे निकलेगा, तुम कहोगे सर ये 0.08 नहीं है, जैसे तुम तराजू में कह रहे थे कि भैया 1.5 किलो की सब्जी नहीं, आधा किलो तुम्हारा पहले से बता रहा था 500 ग्राम तो भैया पहले से लेके बैठे हुए हैं, तो मैंने मिठाई खरीदी तो 1 किलो खरीदी, अब वो 1.5 किलो बता रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 500 ग्राम माइनस करूंगा इसमें से, तब भैया तुम ये पहले से दिखा रहे थे, तुम क्या करो आप 0.08 माइनस 0.02 जो भी आ जाएगा 0.06, मतलब तुम्हारा जो सचमुच का भार है ग्राम, जो सचमुच का भार है वो ये, तो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, क्या नाम है तुम्हारे इसमें, ठीक, या एक तुम्हारा ये वाला होता है, जीरो जब नहीं मिलता, अभी जब वर्नियर कैलिपर हम लोग देखेंगे कि 2 जीरो जो होते हैं ना, दोनों स्क्वायर के बिल्कुल क्या होने चाहिए, एक के ऊपर कोइंसाइड होने चाहिए, अगर वो आगे पीछे हैं, अगर वो आगे पीछे हैं तो त्रुटि आएगी ना तुम्हारी, मतलब पहले से ही, अब जीरो तुम्हारा मतलब सही से सेट नहीं है, पहले से ही कोई वो वैल्यू लेके बैठा हुआ है, तो बाद में क्या करूंगा मैं उसको माइनस कर दूंगा, तो उसमें 2 टाइप की होती है, एक पॉजिटिव एरर होती है, एक नेगेटिव एरर होती है, उसमें उसी तरीके से करेक्शन भी करते हैं, है ना, वो वहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो अब इतना समझ भाई, पहली बता रहा है ना, पहली बता रहा है, मतलब कोई चीज तुम नाप रहे स्केल पहली 1 सेंटीमीटर बता रही है, तो इसका मतलब बाद में जाके क्या करना, क्या कर दोगे वहां पे, बाद में जाके माइनस कर दोगे, ये 1 सेंटीमीटर पीछे है, 0 बताना चाहिए पीछे है, -1 पहले ही कम बता रही है, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बाद में जाके ऐड करूंगा मैं, बात आ रही समझ में, ये तो इसको समझने पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चंस आते हैं जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो उसके मतलब उसके रिगार्ड में वो आते हैं, क्या नाम है तुम्हारे, न्यूमेरिकल्स आते हैं, बाकी ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना, 0 ही नहीं मैच कर रहा भाई, 0 यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे दिखा रहा है, देखो ये एरर ले लिया उसने, इतना एरर ले लिया इसने, अब इसको जाके बाद में हम लोग अपना प्लस माइनस कर लेंगे, जैसा भी होगा, जैसी भी एरर होगी, पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर जैसे करके, ये बाद में डिटेल में आएगा, जब भी अभी हम लोग क्या नाम है वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर, रीडिंग वाला सही था ना, वास्तविक मान है ये, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, वास्तविक मान, वास्तविक मान, तो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, मोटे ही मोटे तौर पे समझने की जरूरत है, बाकी जहां पे डिटेलिंग करनी है वहां पे हम लोग डिटेलिंग करेंगे ना, ठीक है, सेकंड क्या था,
प्रायोगिक तकनीक, जो इम्परफेक्शन है हमारे, हम जो प्रोसीजर मतलब कर रहे हैं उसी में, जो हमने सेटअप किया है उसी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर दी मैंने, है ना। देखो इसमें लिखा हुआ है, कह रहा है उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के लिए मानव शरीर का तापमान निर्धारित करने के लिए बगल के नीचे रखा गया थर्मामीटर, है ना। तो अपने साइड में आर्म पिट में जो हम लोग रखते हैं, क्या नाम है, थर्मामीटर, हमेशा शरीर के तापमान के वास्तविक मूल्य से कम दिखाता है, कि वास्तविक मूल्य से कम तापमान देगा। तौल में उत्प्लावन त्रुटि, बायोंसी की जो क्या नाम है एरर होती है, एरर वायु की, वायु के उत्प्लावन की त्रुटि को आमतौर पर नजरअंदाज किया जाता है। जैसे गर्मी पर रेडिएशन जो होती है बॉडी से, गर्मी के कारण विकिरण, उसको अगर हम नजरअंदाज कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है, अगर उसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं तो त्रुटि तो आएगी भाई, सीधी सी बात। जैसे अन्य उदाहरणों को आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है तो फिर क्या आने लगती है हमारे उसमें त्रुटि, सीधी सी बात आएगी, है ना। मतलब ये तो तरीका ही गलत है ना। जैसे मैं कहूँ कि मैं ऐसे ही कहूँ मैं कि, है ना, जब बुखार नापते हैं तो क्या नाम है, अपने क्या नाम है टंग के नीचे रखते हैं हम लोग, जीभ के नीचे रखते हैं, तो अगर उसमें कोई टंग के नीचे ना रखे, दांत के नीचे रख ले अपने, ऐसा करना नहीं, टूट जाएगा वो, है ना, या जल्दी से निकाल दे, या जो भी, मतलब इस तरीके से गलत जगह पे रख रहा है, गलत तरीके से रख रहा है, प्रोसीजर ही गलत है उसका, ये बात। या किसी पर्टिकुलर चीज को आप नजरअंदाज कर रहे हो ना, हीट उसमें से निकल रही है उस बॉडी में से बहुत ज्यादा, तो उसको भी क्या नाम है देखना पड़ेगा हमें, उसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, तो ये चीज है। तौल में जैसे कि तौल रहे हैं ना, अब एयर की जो बॉयंसी है, जो वायु की वो होती है, एक मतलब असर है उसका, कह सकते हैं आम मतलब समान शब्दों में अगर मैं समझाऊं, बहुत डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, तो बस समझ लो कि मतलब हवा को अगर तुम नेग्लेक्ट कर रहे हो वहां पे, तो लेकिन वो फिर मतलब अपना तो काम कर देगी ना हवा, कहीं वाले तराजू में आ गई, भारी कर दिया, या कुछ भी, किसी भी प्रयोग में हवा का भी वो होता है, ठीक है, एक रोल होता है, क्लियर। ये पर्सनल है हमारी, जो हम लोग खुद अपनी बेवकूफी कर सकते हैं। अब देखो पर्सनल एरर तुम्हें दोनों में मिल जाएगी, क्रमबद्ध त्रुटि में भी मिल जाएगा और रैंडम में भी मिल जाएगा। पर्सनल तुम्हें दोनों में मिल जाता है, पर्सनल तुम्हें दोनों में कह रहा हूं, ये अभी हम लोग क्रमबद्ध में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये रैंडम में मिल जाएगा। अच्छा, इसमें मैं बारीक, एक बहुत बड़ा बारीक अंतर होता है, वो समझाता हूं तुम्हें। देखो, कह रहा है कि प्रेक्षक की अनुभवहीनता, लापरवाही के कारण होता है ये व्यक्तिगत त्रुटि। उदाहरण के लिए उपकरण की उचित सेटिंग ना करना, तुमने सही से टाइट ही नहीं किया है, बात आ रही समझ में, अपनी मन नहीं कर रहा है, मतलब सही से कुछ भी कर दिया उसमें, सेटिंग उल्टी सीधी, ठीक है। किसी उपकरण को ठीक से सेट किए बिना पढ़ना, प्रेक्षक को अपनी आंख को सही जगह रखकर प्रेक्षण नहीं लेना। एक्सपेरिमेंट जो वो ले रहा है ना, जहां पे उसको रखना चाहिए अपनी आंख को ना, इससे भी तो फर्क पड़ता है, इससे भी तो फर्क पड़ता है ना। लेंस वेंस वाले में, जितनी भी चीजों में अगर हम, या कोई भी रीडिंग तुम ले रहे हो, सही से देख नहीं रहे, बात समझो इस बात को। मान लो रीडिंग ये लेनी तुम्हें 10 सेंटीमीटर, और इसके नीचे कहीं मान लो 9 आया, तुम्हें देखना यहां से था, तुम अपनी आई को यहां पे रखोगे, अगर आई को यहां पे रखोगे तो तुम 10 सेंटीमीटर पढ़ोगे, सही से रखोगे तो सही से पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम ऊपर से देखोगे ऐसे, अब देख रहा है, अब 9 और 10 के बीच में कहीं आ जाएगा, या 9 पे आ जाएगा, बहुत बड़ी गलती कर दोगे तुम। हाँ, ऐसे मोटी सी मिसाल ले रहा हूं, देखा, देखने से, मतलब ऐसे, अब ऐसे देखने लगोगे तो क्या होगा, रीडिंग क्या होगी तुम्हारी, गड़बड़ा जाएगी। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर किसी इंसान में या किसी छात्र के अंदर, किसी छात्र के अंदर ये हमेशा उसकी एक हैबिट है, एक आदत है कि वो हमेशा चीजों को उचक के ही देखता है, बिट हायर, फ्रॉम अ बिट हायर पोजीशन, या ऊपर से ही देखता है ऐसे करके, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये गलती क्या होगी बताओ, सिस्टमेटिक होगी, क्रमबद्ध होगी कि रैंडम होगी? ये गलती होगी तुम्हारी क्रमबद्ध, क्योंकि हमेशा तुम कहोगे सर ये हमेशा ऊपर से देखता है,
तो जितनी ऊपर से देखता है उतना कम कर दीजिए या ऐड कर दीजिए, अगर नीचे से देखता है या जो भी, मतलब इस तरह की बात। ठीक, ये हमेशा ऊपर से देखता है तो इतना ही गलत देखेगा ये, तुम्हें मालूम है कि इतना ही ऊपर से देखता है हमेशा। जब भी तुम उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हो, तुमको मालूम यहाँ से देखने के बजाय ऐसे करके देखता है, तो 1 सेंटीमीटर का फासला आ जाता है या 0.1 सेंटीमीटर का फासला आ जाता है, तो तुम क्या कर दोगे, उसको ऐड कर दोगे, उसको उसमें करेक्शन कर देंगे आप। ठीक है, तो ये बात समझना कि अगर उसकी ये हैबिट है, लिख लो, इफ द व्यक्ति की अगर ये आदत में से है ना, अगर उसकी आदत में से है कि हमेशा ऊपर से देखता है या हमेशा ही नीचे से देखता है, तो जो क्या नाम है त्रुटि आएगी वो क्रमबद्ध होगी। क्या होगी? वो क्रम सिस्टमेटिक होगी। लेकिन वो कभी आता है कहीं से भी देखता है, कभी आ रहा है, तुमको उससे मतलब तुमको उस पर कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकता है, ये रैंडम है, मतलब रैंडम आदमी। कभी ऊपर से देखता है, अगली बार जब करता है तो नीचे से देखता है, ऐसे करके। ठीक, तो तुम कहोगे सर ये तो इसकी पर्सनल एरर है लेकिन रैंडम है, तो मतलब कि जो पर्सनल एरर होती है वो भी 2 प्रकार की होती है ना। ये अभी हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं क्रमबद्ध में, ठीक है ना, लेकिन ये रैंडम में भी आ जाती, क्रमबद्ध और यात्र तो क्रमबद्ध कब होगी पर्सनल? जब उसकी आदत होगी। यादृच्छिक कब होगी? जब आदत नहीं। पर्सनल है क्या की बात कर रहा हूं, जब पर्सनल की बात हो रही है, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत। ठीक है, ये बात आ रही समझ में? तो तुम ये लिख सकते हो कि जो पर्सनल एरर होती है, जो व्यक्तिगत त्रुटियां होती हैं, वो दोनों में हो सकती है, मतलब क्रमबद्ध तरीके से भी हो सकती हैं और क्या नाम है तुम्हारी रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटि भी हो सकती है तुम्हारी पर्सनल एरर। ठीक है, तो अगर अपनी आदत के अनुसार करते हो तो वो क्रमबद्ध है, और अगर ऐसी रैंडम करते हो, तुम्हारी आदत लोगों को मालूम है, तो कहेंगे क्रमबद्ध गलती करता ही करता ही, ये गलती करता ही, मतलब गाड़ी स्टार्ट करेगा तो ये गलती करेगा ही करेगा, एक बार में नहीं करेगा, 2 किक में। तुमको मालूम है कि 2 किक के बाद ही स्टार्ट हुई गाड़ी इसकी, तो तुम हमेशा मतलब ये उसकी गलती है। बाकी अगर रैंडम करता है, कभी 3 किक में करता है, कभी कर ही देता है, कभी 4 किक में करता है, तो वो रैंडम होगी। लेकिन है दोनों गलतियां क्या है उसकी, समझाने के लिए बता रहे थे एग्जांपल, दोनों गलतियां ये क्या है उसकी, पर्सनल एरर है। ठीक, अब कह रहा बाह्य कारण, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। ठीक है, इसमें क्या है, तुम्हारा प्रयोग के दौरान तापमान, दबाव, हवा के वेग आदि में परिवर्तन माप को प्रभावित कर सकता है, तो इसकी हमें क्या नाम है ध्यान रखना चाहिए। ठीक, अच्छा, अब कैसे इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे दूर कर उपाय क्या हो सकता है इसका, मतलब हाउ टू रिमूव सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर को कैसे, अब सिस्टमेटिक भाई तुम्हें मालूम है कि ये स्केल जो ऐसी है, तो उसी हिसाब से कैसे सिस्टम से कैसे हटाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि जो हमारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, तो पहली बात तो अपनी टेक्निक सुधारें, हम जो टेक्निक कर रहे हैं ना उसको सही से करें, सेटअप सही से करें, जो है ना अपनी गलतियां ना करें, ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से करें। ठीक है, सुधार करके बेहतर उपकरण लाएं, वॉर्न आउट ना हो, उसको देख कैसे पता करोगे कि ये मतलब, तो जाके जो 3-4 स्केल ले आओ बाजार से या जहां पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना, उससे अपनी स्केल मिला लो कि सही है, कहीं मतलब टूटी तो नहीं, छोटी तो नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं है, कहीं कंपनी ने ना कहीं छोटी बना के नहीं दे दिया है, लंबी बना के तो नहीं दे दिया है ना।
करके व्यक्तिगत त्रुटियों को दूर करके क्रमबद्ध को कम किया जा सकता। और सीधी सी बात है, एरर को पूरी तरीके से आप रिमूव नहीं कर सकते, तो हम क्रमबद्ध तरीके से उसको क्या नाम है, मतलब मिनिमाइज कर सकते हैं एक लेवल तक, बहुत हद तक मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब आती है तुम्हारी रैंडम एरर्स। यादृच्छिक त्रुटियां, वे त्रुटियां जो अपने परिमाण दिशा में अनियमित और यादृच्छिक रूप से गठित होती हैं, यादृच्छिक त्रुटियां कहलाती हैं। या त्रुटियां संयोगवश उत्पन्न होती हैं, इन्हें आकस्मिक त्रुटियां भी कहते हैं। चांस एरर्स। तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है, मतलब सिस्टम को समझ में नहीं आ रहा है इसमें। अब देखो, स्केल वाले में जब स्केल टूटी थी तो वो क्या था तुम्हारा, वो थी तुम्हारी क्या नाम है, सिस्टमेटिक एरर। लेकिन स्केल में जब तुम नापने लगो, है ना, और नापने लगो और तुम क्या नाम है फंस जाओ कहीं पे, मतलब अब देखो, ये तुम्हारी ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, ये तुम्हारी स्केल है। अब देखो, इसमें क्योंकि दो टीथ के बीच में फंस गया है, तो अब ये क्या होगा, क्या नाम है, अब तुम इसको बताने में गलती करोगे, यहाँ सिस्टम से नहीं है। तुमने रखा, तुमने देखा, पता नहीं तुम सही देख रहे हो या तुमने स्केल कैसे रखी, तुम गलत लिख रहे हो उसको। ये रैंडम एरर कहीं से भी आ जाएगी। सही है, मतलब सब कुछ सही था, सारी टेक्निक सही थी, सब सही था, स्केल भी सही थी। अब जब मैं रख रहा हूं तो उसको, जब मैं रीडिंग मेरी गलत आ रही है क्योंकि मैं उसको बता नहीं पा रहा हूं, तो उसके वजह से या जो भी है, स्केल इनकेपेबल है। ठीक, तो यदि कोई एक वजह और होती है रैंडम एरर की, यादृच्छिक त्रुटियां कैसे आती हैं कि जैसे कोई बार बार दोहरा रहा है, तो हर बार अलग अलग रीडिंग मिल सकती है तुम्हें। तुम करके देख लो, तुम एक ही एक्सपेरिमेंट करो और बार बार करो, तो तुम्हें, या अलग अलग इंसान करें तो अलग अलग रीडिंग वो बता सकते हैं। एक भी आ सकती है, लेकिन ज्यादा अगर 10 बार करोगे तो 8 बार तो पक्का है कि अलग आएगी। तो व्यक्ति द्वारा लिए गए परीक्षणों में असमानता या यादृच्छिक त्रुटियों के कारण हो सकती है, याद, जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, अलग अलग आएगी, तो इसका मतलब है कि वो रैंडम एरर के वजह से हो सकती है। कह रहा, किसी मापन में यादृच्छिक त्रुटि के प्रभाव को ज्यादा संभव कम करने के लिए मापन की जाने वाली राशि के जितने अधिक से अधिक परीक्षण संभव लिए जाते हैं। अब इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अब बार बार क्या करते हैं हम लोग, बार बार हम लोग लेते हैं नंबर ऑफ, इसीलिए जब जाते हो ना एक्सपेरिमेंट करने जाओगे, तो करीबन जो अपनी तुम टेबल बनाओगे 7, 8, 9, 10, जितना ज्यादा तुम ले सको, उससे क्या होता है, फिर उसका मीन ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो मीन वैल्यू आती है या माध्य वैल्यू आती है, वो तुम्हारी जो सचमुच की वैल्यू है उसके बहुत करीब आ जाती है। और कोई वैल्यू अगर बहुत दूर आ जा रही तो उसको तो हम हटा देंगे, वहां पे कुछ ऐसे बड़ी गलती, ग्रॉस एरर उसे कहते हैं, हो सकती है। ठीक है, मैं एकदम मूड में नहीं था, मैंने कुछ भी लिख दिया, 2.5 जगह मैंने क्या नाम है 1.5 लिख दिया, तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये तो एकदम बहुत बड़ी गलती है ये। ठीक है, लेकिन बात आ रही समझ में, ये ठीक, बताओ तो कैसे करेंगे। अब यही करते हैं फिर हम लोग पूरा, अभी जो न्यूमेरिकल लगाएंगे ना, तो मतलब आवर्तकाल ले लिया कई बार, 10-12 बार ले लिया, 15 बार ले लिया, फिर उसका मीन निकाल लिया। जो मीन वैल्यू आती है, क्योंकि ट्रू वैल्यू तो कोई जान ही नहीं सकता ना, जैसे इसकी एग्जैक्ट लंबाई क्या है ये कोई नहीं बता सकता, या ऊपर वाला बताएगा या नेचर जानती है, हम लोग नहीं जान सकते। एज ए ह्यूमन, एज ए मनुष्य, हम एकदम इसकी एग्जैक्ट लंबाई नहीं बता पाएंगे। हम किसी यंत्र से नापेंगे, और यंत्र जानते हो गलती तो हो ही जाती है। मेरे नापने में, रखने में हवा चल गई या कुछ हो गया मेरे देखने में, तो ये तो उसका इलाज यही है, कि बार बार रिपीटेड ऑब्जर्वेशन लीजिए। फिर क्या करो तुम, उसका मीन ले लो। मीन लेने से क्या होता है, कोई कम है कोई ज्यादा है तो तुम्हारी बीच में आ जाएगी।
बहुत करीब आ जाएगी इस तरीके से। जैसे मान लो ट्रू वैल्यू है, समझो इसको, ट्रू वैल्यू यहाँ पर है। अब तुम्हारी जो वो आ रही है, वैल्यूज आ रही, यहाँ पे 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 आ रही, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। बात समझो इस तरह को। है ना, जो गाढ़ा पीला है वो क्या है, तुम्हारा प्रेक्षित मान है। तो अब ये थोड़ा सा ट्रू वैल्यू वास्तविक मान करीब करीब आ रही, तो मैं क्या करूंगा, तो अगर इनकम मीन लेके, इनकम मीन ले लूंगा, इन चारों का मीन ले लूंगा, औसत ले लूंगा, तो वो ट्रू वैल्यू के ऊपर एकदम चढ़ जाएगा। ट्रू वैल्यू को थोड़ा बड़ा बनाता हूं। अब ये लेने से क्या होगा कि जो ये मान है, ये ना, ये थोड़ा सा इसको ओवरलैप करेगा। ठीक है, ज्यादा ही बड़ा बना दिया मैंने। बस समझ जाओ ना, पीला वाला तुम्हारा ट्रू वैल्यू है, वो जो तुमने ऑब्जर्वेशन ले लेके ना आ गया ना, बस ऐसे थोड़ा सा इधर उधर भटक रहा था, एकदम एक वैल्यू बताने लगोगे तुम। ठीक, ये ट्रू वैल्यू है, ये तुम्हारी मेजर्ड वैल्यू है, ये है तुम्हारा प्रेक्षित मान, ये वाला। ये ट्रू वैल्यू था, ये सब क्या था, तुम्हारा प्रेक्षित मान थे ये सब। ये सब प्रेक्षित मान थे डॉट डॉट वाले। उसके बाद तुमने उनका क्या नाम है, मेजर, क्या नाम है, औसत ले लिया, तो एक वैल्यू आ जाएगी। एक वैल्यू देखो ट्रू वैल्यू के ऊपर एकदम आके ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो ये चीज है, बहुत करीब आ जाता है। यादृच्छिक त्रुटियां सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। क्लियर, आगे बढ़े। तो कह रहे हैं, देखो लिखा भी हुआ है, प्रेक्षणों का समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन ले लिया जाता है, तो यह लिया गया समांतर माध्य भौतिक राशि के वास्तविक मान के निकट हो जाता है, जो बताया मैंने अभी सर्किल वाला करके। ठीक, तो एक लीस्ट काउंट एरर भी होती है। देखो ये क्या होता है तुम्हारा, कह रहा है किसी मात्रक मापक यंत्र मापा जा सकने वाला सबसे छोटा मान यंत्र का अल्पतमांक कहता है। लीस्ट काउंट मतलब जैसे कि तुम्हारा ये है स्केल है हमारा, स्केल कैसे नापता है, 1.1, 1.2, 1.3, मतलब कि 0.1 से नीचे नहीं जा सकता वो, 0.1 सेंटीमीटर, या ठीक है ना, 0.1 सेंटीमीटर स्केल का, जो ऑर्डिनरी स्केल होती है हमारी। जो फिर वर्नियर कैलिपर जो तुम यूज करोगे उसका 0.01 होता है, वर्नियर कैलिपर का 0.01 होगा। वर्नियर कैलिपर अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरी क्लास लगेगी। तो बताओ, अच्छा स्क्रू इससे भी ज्यादा अच्छा नापना है तुम्हें, और बारीकी से नापना है, और जितना ज्यादा बारीक लाते जाओगे तुम रेजोल्यूशन को, विभेदन क्षमता को जितना छोटा करते जाओगे, तुम्हारा जो मापन होगा वो उतना ही प्रिसाइज होगा, उतना ही प्रिसाइज होगा ना। अभी एक्यूरेसी और प्रिसीजन पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये बात उतना ही अच्छा हो जाता है तुम्हारा वो। ये बात अल्पतमांक समझ रहे हो ना, ठीक है ना। लीस्ट काउंट भाई, मीटर स्केल कैसे नापती है बताओ। है ना, मीटर स्केल के जैसे दो जो दांत हैं, दो जो टीथ हैं, उनके बीच की दूरी कितनी होगी तुम्हारी,
1 सेंटीमीटर ना। है ना, ये बताओगे फिर ये बताओगे फिर आगे सबकी दूरी बीच में क्या 0.1 0.1 0.1 ना, उनके बीच में नहीं बता सकता वो। 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.35 नहीं बता सकता वो, है ना। अब जैसे मान लो, अब एग्जांपल देता हूं तुम्हें, समझो। मान लो कोई लंबाई है, तुमने 10.51 सेंटीमीटर नापनी है, 10.51 सेंटीमीटर नापनी तुम्हारी, ठीक है। तो लेकिन तुम जब स्केल है तुम्हारी तो 10.5 ही नापेगी ना, क्योंकि सेकंड प्लेस तक तो जा नहीं सकती। सेकंड प्लेस तक जाने के लिए तुम्हें क्या, तुम्हें वर्नियर कैलिपर में जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये गलती जो अल्पतमांक है, जो उसका लीज काउंट है ना हमारा, जो हम भी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, जो यंत्र है हमारे पास, वही इनकेपेबल है, वही अयोग्य है। वो कह रहा है मैं इससे छोटा नहीं नाप सकता, मैं वो इससे छोटा मैं नहीं नाप सकता। जैसे मैं कैसे करूं, हाँ, जैसे एक धागा है, बहुत बारीक सा धागा है, बहुत बारीक सा धागा है ना, उसको अगर स्केल से नापने चलूं, सीधी सी बात है, तो नहीं नाप पाऊंगा ना, नहीं नाप पाऊंगा, बता ही नहीं पाऊंगा मैं उसको, बहुत ज्यादा बारीक चीज है कुछ। तो क्योंकि वो स्केल जो बता ही नहीं पाएगी, वो तो 0.1 से नीचे बता ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। बाकी यहाँ पे अगर ये नापने के लिए तुम्हें क्या लाना पड़ेगा, वर्नियर कैलिपर। अगर कोई चीज मान लो इससे भी अच्छी 10.516 सेंटीमीटर ऐसे नापना था तुम्हें, तब तुम्हें स्क्रू गेज लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास मीटर स्केल है, तुम यही नाप सकते हो। और जैसे जैसे ये देखो बढ़ाते जा रहे हो और अच्छा होता जा रहा है, इससे अच्छा ये, इससे अच्छा ये, कोई और इंस्ट्रूमेंट हो जो 4 तक नाप सके हो वो और अच्छा, और दशमलव के आगे और आगे जा सकते हो तो और अच्छा। क्लियर। इसे कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। रेजोल्यूशन को कहते हैं विभेदन क्षमता। रेजोल्यूशन जो है, रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, रेजोल्यूशन। इसी को कहते हैं कौन कितना नाप रहा है, स्केल कितना नाप रहा है, 0.1 सेंटीमीटर तक, स्क्रू गेज कितना नापता है, 0.1 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी, वर्नियर कैलिपर इतना नापता है, स्क्रू गेज कितना नापता है, 0.001, कितना पेनिट्रेट कर जा रहा है अंदर, कितना विभेद कर सकता है वो। मीटर स्केल सबसे बेकार, मतलब कहना नहीं चाहिए, मतलब इस तरह की, मतलब वो सबसे 0.1 तक ही जा सकता है। ये इसका रेजोल्यूशन क्या है, 0.01 है, इसका रेजोल्यूशन क्या है, 0.001 है। सही है। ये स्केल का है, ये वर्नियर कैलिपर का है, ये स्क्रू गेज का है। रेजोल्यूशन को बोलोगे विभेदन। हो गया। लीस्ट काउंट एरर समझ में आया ना। तो यहां पे देख लो, मैं तीनों का रिजोल्यूशन लिख दे रहा हूं। मीटर स्केल, मीटर स्केल का होता है 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर मात्रा तो देख लेना यार, कैलिपर्स का होता है 0.01 सेंटीमीटर। फिर स्क्रू गेज का
स्क्रू गेज का होता है तुम्हारा 0.001 सेंटीमीटर। ठीक, तो स्क्रू गेज क्या देगा, सबसे अच्छा, सबसे प्रिसाइज वो देगा। जैसे मान लो 0.005 तक नाप लेगा वो, स्केल नहीं नाप सकती ना 0.005, वर्नियर कैलिपर भी नहीं नाप सकता, इसलिए कहो क्योंकि इसकी विभेदन क्षमता कितनी है, इसकी विभेदन क्षमता 0.001 सेंटीमीटर। ये नाप ले रहा है, नाप सकता है कौन, स्क्रू गेज ना। इसको वर्नियर कैलिपर नहीं नाप सकता, इसको क्या नाम है मीटर स्केल नहीं नाप सकता, क्योंकि उनकी विभेदन क्षमता उतनी है नहीं, उतना अंदर वो घुस ही नहीं सकते हैं। बात आ रही समझ में? तो लीस्ट काउंट कितना होगा, लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का अल्पतमांक होगा 0.001 सेंटीमीटर। ये सब अल्पतमांक हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये बहुत अच्छा हम लोगों ने किया है। तो नेक्स्ट क्लास में, अब मैं आज का टाइम यहीं तक है, नेक्स्ट क्लास में मैं यथार्थता तथा ये अंकों की एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन हम लोग लेके आएंगे। हिंदी में कहते हैं इसको यथार्थता तथा मापक यंत्रों की परिशुद्धता। ठीक है, ठीक है, इसको तब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक पढ़ते रहो और नोट करो। जो भी अगर तुम्हें दिक्कत आती है इस क्लास में, अगर कोई चीज अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, देन डू आस्क अस, देन पूछो जरूर। डाउट सबको आते हैं दुनिया में, कोई ऐसा नहीं जिसको डाउट ना आते हो। डाउट आए, हेल्दी डाउट हो, हेल्दी तरीके से पूछो और कहीं पे भी कोई कॉन्सेप्ट छोड़ो मत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो।